तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर को सॉल्व करेंगे। सेक्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और ये सवाल गेट CHE 2024 में पूछे गए थे। पेपर को आसान तो नहीं कहूँगा, पर मिक्स है इजी मॉडरेट टफ का। ठीक है, तो अच्छा पेपर सेट किया गया था। तो सबसे पहले मैं आपके सामने सारे के सारे सवाल रख देता हूँ ताकि आप खुद से ट्राई कर सको, फिर आप मेरे सॉल्यूशंस को देखना विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। ठीक है जनाब। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने टेलर सीरीज से इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर अगले सवाल पर जाना जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इजी क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे सवाल हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी किए हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ हर एक ब्रांच के PYQ सॉल्व करो, क्योंकि कंसेप्ट वही है, पूछने का ढंग अलग है। और अगर आपने अदर ब्रांचेस के PYQs किए हैं तो ये वाला सवाल तो आप आराम से बना लोगे। अगला सवाल है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स है, वेक्टर कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अच्छा सवाल है मॉडरेट लेवल का। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो MSQ लीनियर अलजेब्रा से। फिर हमारे पास है NAT क्वेश्चन मेट्राइसिस से। फिर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द केमिकल पेपर, ये है एक पोलर फॉर्म का एरिया का सवाल जिसके अंदर कार्डियोइड का शेप दिया गया है। कठिनाई वाली तो कोई बात नहीं है, वैसे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो बना लोगे, पर इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको ट्रिक्स में बताऊंगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल मेथड का है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ गुड क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस से, क्योंकि ऐसा सवाल हमको PYQ में नहीं दिखाई दिया, पर सिमिलर सवाल थे। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया है PYQs तो ये चीज़ आपसे बन जानी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से, अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव है, टाइम लगता है 2 मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव से वेक्टर कैलकुलस का सवाल, इजी क्वेश्चन है। एंड इसी के साथ क्वेश्चन की सीरीज़ हो जाती है समाप्त। तो चलिए अब सॉल्यूशंस को देखते हैं 1 by 1। एंड आई गेस आपने खुद से सारे सवाल ट्राई किए हैं वीडियो को पॉज करते हुए। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल हमारे सामने, द फर्स्ट नॉन जीरो टर्म इन टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ 1 - x - e⁻ x अबाउट x = 0 इज वॉट? ABCRT। करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। क्यों सर जी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको टेलर सीरीज अबाउट x = 0 का मतलब पता होना चाहिए। मतलब ये है कि वो बात कर रहे हैं मैक्लॉरेन सीरीज़ की। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ टेलर सीरीज अबाउट x = 0 हमारा मैक्लॉरेन सीरीज़ है। पर सर जी क्या वो बेनिफिशियल है? इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है जिसका रट्टा हमने मार लिया है मैक्लॉरेन सीरीज़, तो कोई बेनिफिशियल तो है नहीं। अब आगे क्या करें फिर सर जी? तो फिर आगे हमको जाना है विद द फॉर्मूला ओनली। तो यहाँ पर कंपलसरी हमारे पास फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करना है। सो फॉर्मूला क्या कहता है? जो आपका f(x) है उसका अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा अब f(0 + f'(0) इंटू x का पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस f'(0) x का पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस ये कहानी चलती रहेगी। पर क्या सर जी इनको ये टेलर सीरीज चाहिए? नहीं, इनको चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो टर्म। इनको चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो टर्म। देखा जाए तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें से जो भी आपका फर्स्ट नॉन जीरो टर्म आ जाता है वो आपका आंसर बन जाएगा। और हमें कैसे पता? एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, तब पता पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म इज़ नथिंग बट f(0). ठीक है, तो f(0) निकालने के लिए हमको f(x) पता होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया गया था f(x) इज 1 - x - e⁻x। इसमें अगर x की जगह 0 रख दे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1 - 0 - e⁻0, यानी 1 - 1 ये 0 हो गया। ये नॉन ज़ीरो टर्म है नहीं, तो ये हमारा आंसर है नहीं। तो अब आगे बढ़ना है, सेकेंड टर्म को निकालना है। सेकेंड टर्म क्या है हमारा? सेकेंड टर्म है यहाँ पर f'(0) इंटू x का पावर 1/1 फैक्टोरियल, यानी यही टर्म है। ठीक है, ये टर्म निकालना है। इसके लिए f'(0) चाहिए। अब f'(0) चाहिए तो वापस से मशक्क़त करनी पड़ेगी। मशक्क़त क्या है? अब यहाँ पर f(x) हमको पता है जो था
क्या था 1 माइनस एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हमने कर लिया तो ये कितना बन गया 0 माइनस वन माइनस ई का पावर माइनस एक्स, और ये जो ऊपर बैठा है इसका डिफ्रेंशिएशन बाहर जो -1 आएगा। अब यहाँ पर x की जगह 0 रख दो, 0 रखने पर -1 माइनस ई का पावर 0 और ये माइनस इसके पास जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये कितना आ गया, ये अगेन 0 आ गया, 0 आ गया तो ये 0 टर्म हो गया, 0 टर्म हो गया तो चाहिए नहीं, आगे बढ़ो। थर्ड टर्म को देखो, थर्ड टर्म क्या था हमारा सर जी? थर्ड टर्म हमारा था f डबल डैश ऑफ 0 x का पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो अब ये f डबल डैश ऑफ 0 चाहिए तो f डबल डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा। देखो f डैश ऑफ x यहाँ पर है, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये है -1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस ई का पावर माइनस एक्स। इसमें अगर x की जगह 0 रख दे कितना आ जाएगा माइनस ई का पावर 0 यानी -1। अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है, अब मैं कह सकता हूँ ये जो आपका थर्ड टर्म है ये आपका पहला नॉन ज़ीरो टर्म होगा, और यहाँ पर आंसर जो आ रहा है दैट इज़ -1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल विच इज़ 2। ये है आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म। समझ मारिए बात। और अगर हाँ तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म था -x²/2 जो था ऑप्शन डी में। अब पता चल रहा है कि इजी क्वेश्चन था बट लेंदी हो गया क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब टर्म्स निकालने पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। कंसीडर दी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f of x is equal to this thing. If mu and sigma are the mean and standard deviation of f of x respectively, then the ordered pair mu पहले sigma बाद में is what? यह ना ध्यान से करना कि थोड़ा सा भी अगर इधर उधर तो आंसर गलत आता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बाय हार्ट करने के लिए कही थी। वन ऑफ देम इज़ द फंक्शन इटसेल्फ 1/√2 पाई सिग्मा। अगर रूट के अंदर है तो सिग्मा स्क्वायर होता है, रूट के बाहर निकाल दिया तो सिग्मा ई का पावर -12 x माइनस म्यू बाई सिग्मा दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो गिवन था, गिवन फंक्शन, उसका फॉर्मेट इस प्रकार से था 4/√2 पाई एंड देन ई का पावर -8 x + 3 दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं इस प्रकार से लिखना चाहता हूँ, तो अगर लिखना चाहता हूँ तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 1/√2 पाई, और ये जो 4 है अगर इसको डिनोमिनेटर में लिखना है तो ऐसे कहेंगे 1/4। ठीक है, फिर उसके बाद e का पावर, इसको कैसे कहेंगे? इसको कहेंगे -12 x माइनस ऑफ -3 डिवाइड बाई सिग्मा। सिग्मा हमको दिखाई दे रहा है 1/4 और फिर उसका स्क्वायर। ठीक है जी, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो फिर आप कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो कि ये जो 4 है ये न्यूमरेटर में जाएगा, उसका स्क्वायर बनेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 2 है सो 2 1 जार 2 8 जार, तो ये जो -8 की कहानी है ये बाहर दिखाई पड़ेगी और अंदर जो है वो x + 3 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, जो हमने ये मैनिपुलेशन किया है बिल्कुल सटीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनको जो चाहिए वो दे देते हैं। इनको चाहिए म्यू एंड सिग्मा। अगर इनको चाहिए म्यू एंड सिग्मा तो म्यू हमको दिखाई दे रहा है -3, सिग्मा दिखाई दे रहा है 1/4, सो डन एंड डस्टेड। ठीक है, तो यही थी कहानी। म्यू दिखाई दे रहा है -3, सिग्मा दिखाई दे रहा है 1/4, डन एंड डस्टेड। ये हमारा कंक्लूजन है। कंक्लूजन जो म्यू है वो था -3, सिग्मा है 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत ही आसान था। Z1 Z2 दिया गया है, I हमारा आयोटा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 निकालना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो और अगर कैलकुलेशन करना नहीं आता तो गड़बड़ी करोगे, कोई और ऑप्शन मार्क करोगे। ठीक है, वैसे अगर स्टैंडर्ड मेथड से जाते तब भी आंसर वही आता, तो दोनों मेथड बता देता हूँ। मेथड 1 इज़ द स्टैंडर्ड अप्रोच। तो चलिए अब Z1/Z2 को पहले लिख लेते हैं कि Z1 हमारा -1 + i है, Z2 हमारा 2i है। नीचे का कॉम्प्लेक्स हटाना है तो रैशनलाइजेशन टेक्निक के हिसाब से 2i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर कितना बनेगा 2i, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -2i
प्लस 2i का स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे हमको दिखाई दे रहा है 4i स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा -2i -2 डिवाइड बाई -4। माइनस और 2 सभी जगह से कटेगा और बनेगा i प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी रियल पार्ट हाफ, इमेजिनरी पार्ट भी हाफ। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसका आर्ग्यूमेंट फिर बताइए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, सो हाफ बाई हाफ, तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 यानी कितना, π/4, खत्म। सो π/4 इज ऑप्शन बी। तो इतना फटाफट से आप सॉल्व कर सकते थे, कहा था ना ये इजी सवाल है। पर अगर आप ट्रिक से भी जाते तो यही आंसर आता, थोड़ा सा फास्ट होता। जैसे मेथड 2, यह हमारा है ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, बट सावधानी से, अधूरी ट्रिक्स पढ़ना एक पाप है, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में आप गड़बड़ी करते हो, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 इज़ नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, सही बात। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 कितना था जनाब, z1 था सर जी -1 प्लस i, और z2 कितना था, z2 था 2i, ठीक है जी। तो यहाँ पर tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट जो है 1, रियल पार्ट है -1, और इधर अगर हम देखें तो इमेजनरी पार्ट है 2, रियल पार्ट है 0। तो इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मालूम है, सर ये तो -π/4 है। गलत। अगर आप इसका प्लॉट करोगे तो -1 और 1 तो इस वाले डायरेक्शन में आता है, तो ये जो एंगल है वो 3π/4 है। सो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है जी। सो 3π/4 आपको कहना है, इधर से -π/4, ये गलत है। देखा जाए तो ऐसे सही है क्लॉकवाइज में, बट वो गलत जगह से मेजर किया जा रहा है। मेजर आपको इस वाले साइड से हमेशा करना होता है। सो इट इज़ दिस मच, समझ में आ रही है बात, 3π/4 करेक्ट है। तो यहाँ पर हम कहेंगे दैट दिस इज़ 3π/4। इसलिए कहता हूँ ट्रिक अगर यूज़ करो तो कंसेप्ट के साथ आना चाहिए, और ये tan इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 2/0, यानी सर जी tan इनवर्स इन्फिनिटी विच इज़ नथिंग बट π/2, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो बेस सेम हो जाएगा। सो 3π - 2π, पाई न्यूमरेटर में बच जाएगा। सो न्यूमरेटर में पाई, डिनोमिनेटर में 4 बच जाएगा। सो π/4 इज़ दी आंसर, ईजी। तो ऐसे आप इस सवाल को बना सकते थे। सो मेथड 1 भी बता दिया, मेथड 2 भी बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम दी ओरिजिनल पेपर, दी वेलोसिटी फील्ड in an incompressible flow is this, where I cap, j cap, k cap are unit vector in xyz Cartesian coordinate system, given that alpha and beta are constants, dou v by dou y is 0 at y equal to 0, the correct expression of dou v by dou y is dash। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपसे मांगा जा रहा है A, B, C या D। करेक्ट आंसर इज B। ऐसा क्यों सर जी, ये लंबी कहानी है, आपको ध्यान से वर्ड्स को देखना है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, और फिर बाद में यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करने के बाद ही तो वो आएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। सबसे पहले हम कहेंगे दैट यहाँ पर हमको दिया गया है v बार इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स वाई आई कैप, ठीक है, जो मैं इसका कंपोनेंट लिखना प्रेफर करता हूँ। फिर जे कैप का कंपोनेंट और के कैप का कंपोनेंट हमारे को बीटा दिया था, ठीक है, चेक कर लो। यही सारी चीज़ यहाँ पर दी गई थी। अब करना क्या है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा क्या है यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल अगर कहा गया है तो इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ दिस इज़ ज़ीरो। अगर डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट देखें तो ये जो पहला कंपोनेंट है इसको x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करो तो अल्फ़ा y बचेगा। सेकेंड कंपोनेंट को y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा डो बाई डो वाई ऑफ डो वी बाई डो वाई, ठीक है। फिर जो थर्ड कंपोनेंट है उसको z के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो रहा है। रीअरेंज करोगे तो इस प्रकार से कहानी बनेगी विच इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा वाई, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब स्प्लिट करके सॉल्व करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो वेरिएबल सेपरेबल संभव, तो यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर लो, दैट इफ़ यू डू इंटीग्रेट ऑन बोथ दी साइड तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। बट अगर आप वेरिएबल सेपरेबल से प्रॉपर जाना चाहो तो ऐसे आपको दिखाई पड़ेगी चीज़ें, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर इंटीग्रेट
इंटीग्रेट, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कैंसिल, डो वी बाई डो वाई बच जाता है। इसका इंटीग्रेशन में माइनस अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रल y जो है वो होता है वाई स्क्वायर बाई टू, प्लस सी को मत भूल जाना, वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये प्लस सी फाइंड करने के लिए ही ये बाउंड्री कंडीशन दिया गया है कि डो वी बाई डो वाई ज़ीरो है जब y ज़ीरो है। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं, फिर विश्वास करें। अच्छा, यहाँ पर फोकस करो, y इक्वल टू ज़ीरो, डो वी बाई डो वाई ज़ीरो। इसका अर्थ ये हुआ कि सर जी एल एच एस भी ज़ीरो, आर एच एस भी ज़ीरो और ये प्लस सी, यानी सी की कहानी ज़ीरो। अब सी की कहानी ज़ीरो, देयरफॉर आंसर क्या हुआ? आंसर ये हुआ सर जी कि डो वी बाई डो वाई इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा वाई स्क्वायर बाई टू। डन एंड डस्टेड, यही तो था ना, माइनस अल्फ़ा वाई स्क्वायर बाई टू, ये आपका डो वी बाई डो वाई है। मस्त इजी सवाल, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। कंसिडर अ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो वेर ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एक्स इज अ वेक्टर and 0 is an n cross 1 null vector. Let R be the rank of A for a non-trivial solution to exist. Which of the following condition is or are satisfied? A, B, C या D? करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। ऐसा क्यों सर जी? ऐसा इसलिए, यहीं पर बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखना, मैं रेड से बता दूँ। सबसे पहला पॉइंट, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन टू एग्जिस्ट। जो आपसे कहे कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की कहानी इन दी होमोजीनियस सिस्टम, इसका मतलब ये है कि वो इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होता तो वो यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सर जी नो सोल्यूशन के लिए संभव ही नहीं है इन दी होमोजीनियस सिस्टम कि आपको नो सोल्यूशन मिले, सोल्यूशन तो मिलेगा ही। अब यहाँ पर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन मिला, इसलिए हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए हम कहेंगे कि जो साइज ऑफ द मैट्रिक्स है वो रैंक नहीं होगा। सो रैंक ऑफ ए जो है ना, वो जो आप कह रहे हो कि आर, वो जो रैंक है ना आपका आर, दैट इज नॉट इक्वल टू साइज ऑफ द मैट्रिक्स। साइज आपको दिखाई दे रहा है ना एन क्रॉस एन, वो साइज के बराबर तो नहीं है, उससे कम है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो है तो संबंध होगी, है ना, रोज के बीच में। तो ये एक कहानी हमको यहाँ से दिखाई पड़ रही है। अब अगर ऑप्शन में देखें तो रैंक इज साइज ऑफ द मैट्रिक्स गलत हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो गलत हो गया, रैंक कम है ये सही है, डिटर्मिनेंट जीरो है ये सही है, हेंस ए एंड सी इज करेक्ट। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। कंसिडर अ मैट्रिक्स ए वेर ए इज अ कांस्टेंट। कौन सा ए कांस्टेंट? स्मॉल ए कांस्टेंट है। इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर -1 एंड -6 देन द वैल्यू ऑफ ए राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर इज डैश। इजी सवाल था, अगर आपको मेरे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता है तो जल्दी से बना लेते जनाब। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है, आइगन वैल्यूज़ दे रखे हैं कि λ1 इज इक्वल टू -1, λ2 इज इक्वल टू -6, और फिर हमसे कहा जा रहा है कि स्मॉल ए को फाइंड करो। तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू λ1 इंटू λ2। अब इसका डिटर्मिनेंट तो क्रिस क्रॉस टेक्निक है, सो 10 + 2a दैट इज इक्वल टू 6, 2a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -2 हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था, है ना, और ये कुछ नया नहीं है, आपने ये सारी चीज़ प्रैक्टिस कोर्स में कर रखी है। सो आई गेस आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि अगर आर एंड थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स है, जहाँ पर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ये जो कार्डियोइड है आर इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा, जब थीटा रेंज कर रहा है 0 से 2π, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऐसा क्यों सर जी? चलिए बताता हूँ ऐसा क्यों।